दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी महान हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें 21वीं सदी का चाणक्य कहते हैं, भारत का रियल जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। जी हाँ, बात करने वाले हैं हम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। इनकी कहानी दोस्तों किसी फिल्म से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर थर कांपता है। आज इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली नौकरशाह माना जाता है। इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी दिया जाता है। इन्होंने कभी भिखारी के रूप में, कभी रिक्शा वाले के रूप में, कभी मोची के रूप में, तो कभी धर्म बदल करके दूसरे देश का नागरिक बना, तो कभी दुश्मन के साथ मिलकर उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करा। इन्होंने अपने 30 साल के अंडर कवर जर्नी में बहुत से खतरनाक कारनामे किए जो शायद ही किसी जासूस ने किया। आज भारत की फॉरेन पॉलिसी में कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित फैसला लिया जाता है तो इन्हीं से पूछ करके लिया जाता है। दोस्तों, अजीत डोभाल का जन्म आज़ादी से पहले 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पूरी गढ़वाल गांव में एक आर्मी परिवार में हुआ था। इनके पिता मेजर GL डोभाल इंडियन आर्मी में थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आर्मी स्कूल से, फिर इनके पिताजी का ट्रांसफर राजस्थान होने पर कॉलेज की शिक्षा है अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। बाद में इन्होंने आगरा में इकोनॉमिक्स से PG की डिग्री हासिल की और 22 वर्ष की उम्र में UPSC के पहले ही अटेम्प्ट में IPS बने और 1968 में इनको पहली पोस्टिंग केरल केडर के कोट्टयम जिले में ASP के रूप में हुई। लेकिन कुछ ही दिन बाद में केरल के अंतर्गत दिसंबर 1971 में नूरजहां नाम का एक व्यक्ति था जो होटल से एक जूता फेंकता है और हिंदू और मुस्लिम के दंगे बहुत भयंकर हो जाते हैं। इन दंगों में इतना तनाव हो जाता है, घरों में चोरी, लूटपाट, हत्या, डकैती, काफी मामला बढ़ जाता है। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री के करुणा नायर के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उनको एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की तलाश थी जो इन दंगों को शांत कर, और अजीत डोभाल ने बहुत जल्दी ही अपने कार्य कुशल से, अपने स्किल से ये पदवी हासिल कर ली थी। केरल केडर के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे उन सब ने यंग IPS अजीत डोभाल का नाम गृह मंत्री को सजेशन किया कि ये यंग है, शार्प माइंड है, निडर अधिकारी है, और इनके काम के चर्चे दोस्तों बहुत ज्यादा थे। गृह मंत्री ने अजीत डोभाल को भेजा और डोभाल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, बल का प्रयोग नहीं किया। अजीत डोभाल की एक बहुत खास बात ये थी दोस्तों कि कभी भी ये लड़ाई झगड़ा नहीं करवाते थे। ये हमेशा कूटनीति से, रणनीति से काम करते थे। वहां पहुंचकर मात्र सप्ताह में ही पूरे दंगों को खत्म करवाया, और केवल दंगों को ही नहीं खत्म करवाया बल्कि जो सामान चोरी हुआ था उनका भी वापस आदान प्रदान करवाया, एक दूसरे को वापस दिलाया। इस काम से अजीत डोभाल की सराहना बहुत थी। ये बात दिल्ली तक पहुंची और अजीत डोभाल को दिल्ली बुलाया गया और उनको सेंट्रल सर्विस के लिए चुना गया। फिर IB में डेपुटेशन के लिए भेज दिया और बहुत कम उम्र में जासूसी की दुनिया में कदम रखाया। अब शुरुआत होती है दोस्तों अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट की। जैसे ही ये अंडर कवर एजेंट बने, कुछ ही दिन बाद भारत का जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है, अपना पूर्वोत्तर, उसमें भारी तनाव था। मिजोरम था उस समय, वो भारत में असम का ही हिस्सा था, अलग से राज्य नहीं था। यहाँ के नेता लाल डेंगा अपनी अलग से एक पैरेलल सरकार चला रहे थे, मिजो नेशनल फ्रंट, जो मिजोरम को भारत से अलग की मांग कर रहे थे। और लाल डेंगा चाह रहे थे कि मैं मिजोरम को एक अलग देश बनाऊं। भारत के सामने यह बहुत ही संकट की स्थिति थी। और उसी समय दोस्तों अजीत डोभाल की शादी हुई थी, और शादी होने के बाद में छुट्टियों से तुरंत ही वापस सर्विस पे लौटे थे। जब उनको पता चला कि मिजोरम में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, वो अपने हनीमून पे नहीं गए थे, अपनी मर्जी से मिजोरम गए थे। जैसे ही मिजोरम का मामला शांत हुआ, तुरंत ही सिक्किम में तनाव शुरू हो गया। दरअसल उस समय तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम के राजा पालडेम को अमेरिका की जो जासूसी कंपनी है CIA की एक एजेंट थी हॉप कुक, उन्होंने अपने हनी ट्रिप में फंसाकर उससे शादी कर ली और सिक्किम में अमेरिकन हुकूमत चलाने शुरू कर दी। यह भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। उसी समय 1972 से 1974 के मध्य भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया था।
to make the world a better. India conducted a series of underground nuclear tests. और पाकिस्तान को जब इस बात की पता चली तो वो भी चाहता था कि मैं भी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करूं, और पाकिस्तान ने फ्रांस और चाइना के सहयोग से इसकी शुरुआत की। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक डॉक्टर AQ खान चाइना व फ्रांस से मदद भी मांगता है, लेकिन आगे चलकर जब फ्रांस को पता चलता है कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाना चाहता है तो वो पाकिस्तान का साथ नहीं देता है, पीछे हट जाता है, लेकिन चाइना उसका साथ देता है। जब इस बात का भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता चली तो उन्होंने अपनी जानकारियां जुटाने के लिए अपने जासूसों को चाइना और पाकिस्तान भेज दिया। अजीत डोभाल को पाकिस्तान के कहूटा में भेजा गया था, क्योंकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था, जिसका वर्तमान में नाम है डॉक्टर AQ खान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, वहां पर इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे थे और अजीत डोभाल वहीं पर एक भिखारी का भेष बनाकर पहुंच गए। पाकिस्तान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के सामने जितने भी डेली वैज्ञानिकों की जो आवाजाही हो रही थी उनको अपने नजर में रख रहे थे एक भिखारी के रूप में अजीत डोभाल। लेकिन यहां पर अजीत डोभाल को कोई खास सबूत नहीं मिलते हैं, कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। अजीत डोभाल वहां पर एक नाई की दुकान पे पहुंचते हैं और वहां से उन वैज्ञानिकों के बाल कलेक्ट करते हैं और उन बालों को इंडिया में भेजते हैं। जब भारत की लेबोरेटरी में उनका टेस्ट होता है तो उनके बालों में यह सैंपल मिलता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन है, यानी कि कहूटा में ही पाकिस्तान जो है वो परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है। इस पूरी बात की जानकारी, पूरे तथ्य सबूत सब जुटा करके अजीत डोभाल भारत आते हैं और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनको पूरी प्लानिंग बताते हैं। दरअसल यहां पर अजीत डोभाल ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया था। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक को हनी ट्रैप में फंसा करके उससे पूरा वहां का एक ब्लूप्रिंट बनवाया कहूटा का, जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का टेस्ट कर रहा था पाकिस्तान। और वो ब्लूप्रिंट उसने मोसाद को, जो इजराइल की बहुत बड़ी सीक्रेट एजेंसी है, क्योंकि अजीत डोभाल को पता था कि इस समय भारत में जो राजनीति है वो अनस्टेबल चल रही है, तो उन्होंने मोसाद को ये जानकारी दी और मोसाद को बोला कि तुम पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दो। मोसाद ने बोला कि देखो हमारी वहाँ सीमा नहीं लगती है, इतना हमारे हेलीकॉप्टर्स में फ्यूल नहीं कि हम वहाँ जा करके उसको डिस्ट्रॉय कर दें। आप अपने जो गुजरात का अहमदाबाद एयरपोर्ट है वो हमें यूज करने दो। उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा प्लान मोरारजी देसाई को समझाते हैं तो मोरारजी देसाई मना कर देते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो अपना परमाणु बम बनाने में सफल होता है। हालांकि यहाँ तत्कालिक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा बहुत बड़ी गलती की गई थी। शाम का समय था, अपने मूड में थे। उन्होंने पाकिस्तान के जो समय के शासक हुआ करते थे जिया उल हक, उनको फोन पे ये बात बता दी कि मियाँ तुम कहूटा में क्या कर रहे हो हमें सब पता है। और आज तक के भारत के इतिहास में जो भारत के सबसे ज्यादा जासूस मारे गए थे वो उसी समय मारे गए थे। दोस्तों, भारत के चाइना और पाकिस्तान में जितने भी जासूस थे लगभग जासूसों को मार दिया गया था। इस बात से IB के जो चीफ थे RN काऊ, वो भी बहुत दुखी थे और उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र भी दे दिया। मोरारजी देसाई को ऐसा लगता था कि RN काऊ और अजीत डोभाल है ये इंदिरा गांधी के पक्ष में है, ये मुझे झूठी खबर दे रहे हैं और मेरी सरकार गिराना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर उस समय पाकिस्तान के कहूटा में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का टेस्ट हो रहा था उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते तो शायद आज पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं होता। लेकिन फिर भी अजीत डोभाल ने उनसे कई सबूत तथ्य जुटा करके लगभग 15 से 20 साल लेट उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को कर दिया था। और इसी समय दोस्तों, पंजाब के अंतर्गत जो खालिस्तानी थे वो अपने देश की अलग मांग कर रहे थे। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना अड्डा बनाकर पूरे भारत में और पूरे पंजाब में, भारत में नहीं बोलेंगे, पूरे पंजाब में एक प्रकाश आतंक फैला रखा था। चीजें काबू से बाहर जाने लगी थी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भी गोल्डन टेम्पल मिलिटेंट से मुक्त नहीं हुआ। इस समस्या का पूरी तरह से निस्तारण करने के लिए 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया और इस ऑपरेशन ब्लैक थंडर्स में अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस ऑपरेशन के लिए अजीत डोभाल ने एक रिक्शे वाले का भेष बनाया
और स्वर्ण मंदिर के आसपास घूमकर मिलिटेंट से दोस्ती की और उनको विश्वास दिलाया कि वो आईएसआई का एजेंट है। पाकिस्तान ने उसकी मदद करने के लिए उसको भेजा है, क्योंकि अजीत डोभाल को उर्दू बहुत अच्छी आती थी, उसका जो लहजा था वो बहुत अच्छा था एक प्रकार से, क्योंकि लंबे समय तक वो पाकिस्तान में रहे थे। तो वो रोज अंदर जाते, स्वर्ण मंदिर में बाहर आते, जो मिलिटेंट्स थे उनको सब्जी जरूरत सामान पहुंचाते और उनकी पूरी जानकारी निकाल करके इंडियन आर्मी को देते। इन्हीं जानकारी के आधार पे ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ। ऐसा बोला जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर जब हुआ उस समय स्वर्ण मंदिर के अंदर की लाइट काटी गई थी, उन लोगों के पास अंदर पीने का पानी तक नहीं था, तब गोलियां चलाई गई थी प्यारे बच्चों, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। पंजाब में बहुत अच्छा काम किया, मिजोरम में बहुत अच्छा काम किया, सिक्किम में, केरल में। उसके बाद में दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंक की शुरुआत होती है। यहां पर एक व्यक्ति था कुका पारे नाम का, जिनको पाकिस्तान फंड देता था जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को उकसाने के लिए। अजीत डोभाल को जम्मू कश्मीर भेजा जाता है। हर बार की तरह अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए कुका पारे को अपने पक्ष में करते हैं। उसको बोलते हैं कि देख, पाकिस्तान तुझे पैसे दे रहा है, हम तुम्हें कभी भी मार भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। और पूरा उसको पक्ष में करके प्यारे बच्चों उन्हीं को 1996 में एमएलए बनाते हैं और फिर वो मंत्री भी बना दिया जाता है उनको। और इसी बात के लिए 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और भारत के पहले आईपीएस बने थे वो कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले। और इसी समय आपको पता होगा भारत की आखिरी प्लेन हाईजैक अब तक का 1998 में IC-814 कंधार प्लेन हाईजैक किया गया था, जिसमें आतंकवादियों के द्वारा 100 आतंकवादी और लगभग 200 करोड़ रुपए मांगे गए थे। उसका नेगोशिएशन करने के लिए भी विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ अजीत डोभाल को भेजा गया था। और अजीत डोभाल हर बार की तरह अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हैं। मात्र 3 आतंकियों को छोड़ा गया था। फिर 2004 में कांग्रेस की सरकार बनती है। वरिष्ठता के आधार पर उनको आईबी चीफ बनाते हैं। दरअसल यहां पर जो आईबी चीफ का जो कार्यकाल था वो 2 साल का था। कांग्रेस को मजबूरी में इनको आईबी चीफ बनाना पड़ता है, लेकिन अब उनका जो कार्यकाल 2 साल का था उसको घटा करके मात्र 8 महीने का कर दिया और 2005 में रिटायर्ड हो जाते हैं। 2005 में जो इनका एक सपना था, आज भी है, इन्होंने कई बार मीडिया के सामने बोला भी है, दाऊद इब्राहिम को मारना। लगभग पूरी प्लानिंग कर ली थी। दाऊद इब्राहिम अपनी बेटी की शादी की पार्टी रखी थी उन्होंने दुबई की एक 5 स्टार होटल में। अपने गुप्त जासूसों से पूरा पता लगा लिया था उन्होंने कि वहां पे दाऊद इब्राहिम आएगा। इन्होंने 2 लोग थे, एक फरीद और एक विकी जो शूटर थे, उनको अपने पास बुलाया। लेकिन इनको पता था कि कांग्रेस ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि अगर वो 1% भी दुबई के अंतर्गत उस होटल में दाऊद इब्राहिम को मारने में नाकाम हुए तो भारत सरकार के ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम लगेगा। उन्होंने छोटा राजन को अपने साथ किया। छोटा राजन जो एक समय दाऊद इब्राहिम का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, आगे चल करके दोनों के मध्य बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई। ये जो 2 शूटर थे विकी और फरीद, ये छोटे राजन के ही आदमी थे। उनको भारत के अंदर ही अंडरकवर टर्निंग देते हैं, सब मामला फाइनल करते हैं। दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में वहां दुबई भेजने से पहले अजीत डोभाल उनके साथ फाइनल मीटिंग कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी समय महाराष्ट्र के 2 आईपीएस ऑफिसर, एक महिला आईपीएस थी, एक पुरुष आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने उस दिल्ली की होटल में अजीत डोभाल और 2 अन्य जो शूटर थे फरीद और विकी, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। अजीत डोभाल की वहां नहीं सुनी जाती। अजीत डोभाल उनको पूरा प्लान बताता, हालांकि दाऊद इब्राहिम को मारने की बात नहीं कहता, लेकिन क्योंकि उस समय अजीत डोभाल के पास पावर नहीं था, लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने उसको चैलेंज भी किया था उस समय जो महिला आईपीएस थी कि मैं तुम्हें इस बात का प्रसन्न या तुम्हें इस बात का मैं एक दिन सजा जरूर दिलाऊंगा। ऐसा भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को भी इस बात का पता लगा था, उन्होंने ये पूरा प्लान कैंसिल करवाया था। तो होटल से 2 शूटर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अजीत डोभाल का जो ये प्लान था वो कैंसिल हो गया। लेकिन अजीत डोभाल रुकने वाले थोड़े ना, बहुत माइंड था शायद, ऊपर वाले ने कहते हैं ना कि अलग से कोई कंप्यूटर फिट करके भेजा था उनको। 2008 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं गुजरात के अंतर्गत, और वहां पे अपने देश की सिक्योरिटी से संबंधित शिक्षा दी जाती है। आगे चल करके विवेकानंद फाउंडेशन की शुरुआत करते हैं और ये विवेकानंद फाउंडेशन जो है एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिस रिपोर्ट का नाम है इंडियन ब्लैक मनी अब्रोड इन सीक्रेट बैंकर्स एंड टैक्स हेवंस। और ये जो रिपोर्ट होती है ये कांग्रेस सरकार को नहीं सौंपी जाती है, विपक्ष को सौंपी जाती है। और उस समय हमारे देश में दोस्तों
आपको पता होगा बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, सब ने मिलकर के एक बड़ा आंदोलन किया था। आज तो मान लो ये सब अलग अलग है, लेकिन उस समय एक ही हुआ करते थे। और 2014 के आते आते कांग्रेस की सरकार गिर गई, कांग्रेस सरकार हार गई और भारत के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। ये अब तक के इतिहास में दूसरे आईपीएस ऑफिसर है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, वरना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमेशा से एक आईएफएस ऑफिसर को ही बनाया जाता था, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर को। कुछ दिन बाद में उनके सामने बड़ी समस्या आई। इराक में भारत की लगभग 46 नर्सों को बंदी बना लिया गया। चुपचाप इराक जाते हैं, अपने कूटनीति दिखाते हैं और सकुशल 46 जो नर्सें थी उनको भारत लेकर के आते हैं। इनके अलावा चाहे उरी की घटना देख लो, पुलवामा का जवाब देख लो, सर्जिकल स्ट्राइक देख लो, धारा 370 देख लो, ऐसा कोई भी घटना भारत के अंतर्गत जब से ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं उनके बाद में अगर मैं एक दो घटना को निकाल दूं तो कोई बड़ी घटना नहीं है दोस्तों। इसको भारत का रियल जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि ये फिल्मी दुनिया का नहीं, भारत का रियल जेम्स बॉन्ड है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको अजीत डोभाल की ये बायोग्राफी कैसी लगी और अगली बायोग्राफी हम किस व्यक्ति के लेकर के आए वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।